मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम गणित में सेक्शन बी इसका फर्स्ट चैप्टर रेशियो जो की है उसका सेकेंड डे स्टार्ट कर रहे हैं। ये दूसरा दिन है इस चैप्टर का। ये योजना, ये प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गणित एक प्रोसेस के तहत ही सीखी जा सकती है। मैथ को सीखने का एक प्रोसेस है, अगर उसको फॉलो कर लिया जाए तो मैथ बहुत जल्दी आ जाती है और अपने उत्कृष्ट रूप में आपको समझ में आती है। बहुत से बच्चे इसीलिए गणित नहीं सीख पाते, इसीलिए उनको कठिन लगती है क्योंकि उनको ये सब चीज़ें बहुत परेशान कर देती हैं। वो घुसते हैं किसी चैप्टर में, वहाँ वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कहते कैसे समझ में आएंगे। और इन पर ज़्यादा ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। टीचर भी बहुत ज़्यादा इस पर शायद नहीं सोचे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सहयोग करेगा। तो इसके जस्ट पिछली क्लास में हमने बताया था कि रेशियो एक मानक है, एक पैमाना है। वो यूज भी वैसे ही होगा मौखिक, लेकिन हम छोटी छोटी बातें रेशियो की जानते हों उसके बाद ही। इसलिए क्योंकि जब हम भाषा ही क्वेश्चन की नहीं समझ पाएंगे तो फिर उसको कैसे मौखिक करेंगे। तो उस क्वेश्चन की भाषा समझने के लिए, चूंकि रेशियो ऐसे ही हर जगह नहीं आता कि ए बी सी में अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 8 है, ऐसे बिल्कुल आसान रूप में हर जगह आ जाए ये आवश्यक नहीं है। अब ये रेशियो कहीं ऐसे भी आता है 1/5, 1/7, 1/28 ऐसे भी कहीं आता है। तो अगर कोई बच्चा प्राथमिक स्तर पर है तो मानक के कॉन्सेप्ट को तो यूज करना जानता है, लेकिन इसको नहीं सही कर पाएगा तो इसको सरलतम रूप में कैसे लिखा जाएगा। या अगर वो ऐसे दिया है A अनुपात B और B अनुपात C, इसका अनुपात दिया है 2 अनुपात 5, इसका दिया है अनुपात 8 अनुपात 7, अब इनको एक में उसको जोड़ना नहीं आता तो फंस जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो बिल्कुल मानक का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, लेकिन अगर आप अनुपात को ही ठीक से नहीं समझते हैं फिर तो दिक्कत आएगी। और ये ऐसे कुछ चैप्टर हैं जैसे रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये तो पूरी मैथ में आते रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और एक प्रकार से ये मैथ की भाषा का निर्माण करते हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत गूढ़ बात आपको बता रहा हूं कि जो मैथ की भाषा होती, लोग कहते हैं ना मैथ के, आप उस क्वेश्चन की भाषा समझ जाओ तो सवाल लग जाता है। बिल्कुल सही है। तो जो मैथ की भाषा है, भाषा में क्या है, अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी के शब्द आते, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश के शब्द आते। तो भाषा समझना, गणित की भाषा क्या है, गणित की भाषा यही है कि आपके जो उसमें ऐसे रेशियो के टर्म दिए होंगे, फ्रैक्शन के या जो भी टर्म दिए होंगे, उनको समझना अति आवश्यक है। अगर आपको भिन्न की समझ मान लीजिए है तो आप कहोगे ए ने अपने धन का 2/5 भाग बी को दे दिया। अब अगर आपको इसकी समझ है तो आपकी समझ में क्या आएगा कि भिन्न सदैव किसी के सापेक्ष होता है, तो ए का धन है 5 तो बी को दिया 2। आपकी समझ में ये आएगा। और जो साधारण स्तर पर बच्चा होगा जिसने शुरुआत की होगी उसको ऐसे समझना मुश्किल होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है ये छोटी छोटी बातें, और इनमें खास करके रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज में इनको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है पूरी मैथ की भाषा को ये दिशा देते हैं, इन पर ही इनकी भाषा निर्भर करती है। तो मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊं, आज बहुत छोटी छोटी बातें बताएंगे लेकिन महत्वपूर्ण है। आप पूरी गंभीरता के साथ देखेंगे। और एक बात और बता दें, जो भी बच्चा मुझसे लाभ लेना चाहता है, मैं कहता हूं 70% एसएससी सीजीएल स्तर की आप क्वेश्चन मौखिक लगा लेंगे, लेकिन आपको मेरी इसी क्रम में आपको एक एक वीडियो देखनी होगी पूरी गंभीरता के। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मैथ ना आए, मैथ आएगी। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, उसके सीखने का सीक्वेंस बताऊंगा। आपको मैथ नहीं आती है उसको भी बताऊंगा, आपको जाना कैसे है, उसमें घुसना कैसे, ये भी बताऊंगा। हर चीज पर चर्चा करूंगा, गहनता से आपको समझाऊंगा। तो इन चीजों का ध्यान रखो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम कुछ होते हैं तो उनमें ऐसे पूछ ली जाती हैं एक आधे क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले तो रेशियो,
रेशियो आपका क्या है आप जानते हैं। अगर रेशियो ए और बी में 2:5 है तो आप जानते हैं कि इसका मतलब एक छोटे स्तर पर हिसाब दिया है। आपको मैं मानक के कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं, अगर नहीं देखें तो जरूर उसको देख लें, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो अब क्या है, ए और बी के धन में अनुपात 2:5 है। इसका मतलब एक हिसाब दिया है छोटे स्तर पर। यदि ए का धन 2 है तो बी का 5 है, और संभावनाएं तो अनंत हैं। यह सबसे पहली संभावना 1 गुना वाला, 2 एकम 2 5 एकम 5। दूसरी संभावना होगी 2 दूना 4 एंड 5 दूनी 10, 2 तियां 6 एंड 5 तियां 15 एंड अगर 10 बार करें तो 20 एंड 50, और इसके आगे भी अनंत। मतलब जितने से इसको गुना करना है उतने से इसको गुणा करना है। तो आप ये समझते हैं कि अनुपात का मतलब एक हिसाब दिया है, संभावनाएं तो अनंत है। ये समझते हैं आप। अब इसमें यह है, इसको क्या कहते हैं अनुपात में, इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं द्वितीय पद या उत्तर पद भी कहते हैं, अनुवर्ती पद भी कहते हैं, उत्तर पद भी कहते हैं, इसको पूर्ववर्ती पद कहते हैं। तो अब तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है, मिश्र अनुपात क्या होता है। बहुत बार छोटा ही क्वेश्चन है, मिश्र अनुपात क्या होता है। और अगर आप नहीं जानते हैं, ये तो कुछ चीजें होती हैं तो ऐसे तथ्यात्मक है, इसमें कोई दिमाग थोड़ा लगाना है, तो तथ्यात्मक है। तो मिश्र अनुपात का मतलब है, बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा आज, ये छोटी छोटी चीजें सभी खत्म कर दूंगा। दो अगर कोई अनुपात है, एक मान लीजिए 2:5 है और दूसरा अनुपात है 3:7। अब ये 2 अनुपात है, इन 2 अनुपातों का मिश्र अनुपात बताना है। तो इसका मतलब होता है प्रथम अनुपात की एक साथ गुणा कर लें, द्वितीय की एक साथ कर लें। और अगर मान लीजिए इससे भी ज्यादा है, एक अनुपात और है, ऐसे एक अनुपात है, तो एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये है। अब इनका मिश्र अनुपात निकालना है तो प्रथम वालों की एक साथ गुणा, मतलब 2 तियां 6 एकम 6, और दूसरे पद की एक साथ गुणा, यानी कि 5 दूनी 10 सत्ती 70। तो इसका मिश्र अनुपात कितना निकला, इन तीनों अनुपातों का मिश्र अनुपात कितना निकला, 5:70। बात समझ के, प्रथम पद का गुणा, द्वितीय या अंतिम पद का या उत्तर पद का एक में गुणा। ये होता है मिश्र अनुपात। इससे ज्यादा मुझे आवश्यकता नहीं लगती आपको समझाना है, मिश्र अनुपात आप आसानी से समझ गए। इसके बाद ये छोटी छोटी चीजें मुझे भी ध्यान रखनी है कि आपको बताना किस क्रम में है। मिश्र अनुपात हो गया, इसके बाद आपका आता है द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात, द्विघाती अनुपात क्या होता है, द्विघाती अनुपात क्या होता है, ए और बी, मैं इसको जनरल फॉर्म में बता दूं, ए बी का अगर कहा जाए द्विघाती अनुपात बताओ तो इसका द्विघाती अनुपात क्या होगा, a² अनुपात b²। आप भाषा सही समझ जाएंगे, द्विघाती या वर्गानुपात भी इसे कहा जा सकता है। तो ये होगा ab है तो a² b²। जैसे कहा जाए 3 और इसका द्विघाती अनुपात बताइए तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब ये 9 और 25, ये हुआ द्विघाती अनुपात या वर्गानुपात भी इसे कहते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा क्या, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का वर्गमूलानुपात। अब ये वर्गमूलानुपात क्या होता है, इसके भी नाम से आपका स्पष्ट है, इसके भी नाम से स्पष्ट है, वर्गमूल निकालिए अनुपात। तो इसमें देखिए कैसे, जैसे अगर कोई जनरल फॉर्म में पहले सीख लो, ए बी 2 अनुपात है तो इसका जो वर्गमूलानुपात मतलब उसके वर्गमूल का अनुपात। तो अगर हम कहें एक है 25 और एक है 16 तो इसका वर्गमूलानुपात होगा, इसका वर्गमूल होगा कितना 5 और इसका वर्गमूल होगा 4। तो इस प्रकार से वर्गमूलानुपात होता है। तो वर्गमूलानुपात हो गया। इसके बाद घन के संबंध में ऐसा ही है। घन के संबंध में क्या है, घन में 3 घातें होती तो इसको त्रिघाती अनुपात, इसका मतलब समझ गए होंगे। त्रिघाती अनुपात का जनरल फॉर्म में ए बी, इसका क्या होगा त्रिघाती, a की घात 3 अनुपात b की घात 3। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत है नहीं कहीं। अब 2 और 3 का
जैसे 2-3 है, इसका कोई कहे त्रिघातीय अनुपात बताइए या घनात्मक अनुपात बताइए कह सकता है, तो इसकी भाई 3 घात कर दीजिए, इसकी 3 घात कर दीजिए, इसकी 3 घात कर दीजिए, इसका 8 आएगा, इसका 3 3 27 आएगा। तो आप बड़ी आसानी से इन चीजों को कर सकते हो, इनमें कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से इसका जस्ट उल्टा आएगा। उल्टा क्या? घन मूलानुपात। इसको घनानुपात भी कहते हैं जो त्रिघाती है। अब घन मूलानुपात क्या होता है? घन मूला अनुपात, घन मूला अनुपात, घन मूला अनुपात। घन मूला अनुपात मतलब घनमूल जो संख्या है उसके घनमूल का अनुपात। तो अगर एक 8 है, एक 125 है, तो इसका घन मूल अनुपात क्या होगा? इसका 8 का होता है घनमूल 2 और 125 का होता है 5। तो इसका घनमूल अनुपात ये। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ए बी। तो इसका घनमूल अनुपात क्या होगा? इसका घनमूल और इसका घनमूल। तो आप ये सब चीजें एक बार ध्यान दिलाने की जरूरत है, कुछ इसमें नहीं है, आप आसानी से इनको समझ जाएंगे। घनमूलानुपात हो गया। विलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? विलोमानुपात, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। ये क्या होता है? मतलब कोई संख्या है, जनरल फॉर्म में कहें ए बी का विलोमानुपात बताइए, तो इसका विलोम 1/, इसका विलोम 1/b। जैसे हम कहें 2 और 3 का विलोमानुपात बताइए, तो 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। बात समझ गए? ये होता है विलोमानुपात, मतलब उसका विलोम। विलोम मतलब अंश को हर में, हर को अंश में, इसका विलोमानुपात ये है। अब जब सवाल कहीं आपका आए और विलोमानुपात इसका मान लीजिए पता करने को कहते हैं और ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप इस चीज को हम आगे बताएंगे। जब भिन्न में अनुपात होता है तो इसको सरल किया जाता है और इसके किससे? एलसीएम से गुणा करके इनको हटा दिया जाता है। तो इसका एलसीएम 6 होगा, इसमें आप 6 से गुणा कीजिए और इसमें 6 से गुणा कीजिए, तो इसका 6 कट के रह जाएगा 3 और इसका रह जाएगा 2। जब एलसीएम से गुणा करेंगे इस अनुपात को क्या करने के लिए? सरल करने के लिए, क्योंकि इस रूप में ज्यादातर भिन्न में अनुपात नहीं दिया जाता है। तो आपका उत्तर में ये होगा। तो इस प्रकार से एक ये भी निकला कि जब विलोमानुपात होता है तो अगर 2 ही संख्याएं हैं, मैं बोल रहा हूं 2 ही संख्याएं अगर हैं, तो उनका विलोमानुपात आपस में चेंज हो जाता है। वो बाई चांस ऐसी स्थिति आई है 2 के लिए, कोई नियम नहीं है कि यहां का यहां होगा। अब इसमें विलोम का अर्थ ये कतई मत लगा लेना कि विलोम का मतलब है ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। वो सार्ट्रिक वाले बता देते होंगे। बेशक यहां ऐसे होगा, आप भी करोगे, लेकिन आप इसके महत्व को समझोगे, क्योंकि ये बटे में करने के बाद हुआ है। सार्ट्रिक वाले क्या बता देंगे? ये इधर कर देना, इधर कर देना, ये सार्ट्रिक। कोई सार्ट्रिक नहीं बेटा, बिल्कुल आसान है। आप इसको समझ लो कि इसको जब उल्टा किया जाता है उसके बाद ही होता है। वो स्थिति ऐसी बन जाती है, इसलिए ये उधर हो जाता है, वो उधर हो जाता है। तो अर्थात जब 2 ही कोई पद हो तो उनका विलोमानुपात कहेंगे तो बी अनुपात ए। लेकिन अगर ज्यादा पद हो तो वही असली बात पर काम करेंगे। अगर मान लीजिए कोई 3 पद हैं तो इनका विलोमानुपात बराबर नहीं, कतई नहीं। 1/a, 1/b, 1/c, ये होगा विलोमानुपात। अब ये आपके लिए कठिन नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। इसको आप आसानी से कर देंगे, आगे हम पढ़ाएंगे। जैसा इसको कहें 2:3:5 इसका विलोमानुपात, तो आप कहोगे 1/2, 1/3, 1/5। अब हो सकता ऑप्शन में यही हो तो बढ़िया है। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर अनुपात को भिन्न में नहीं दिया जाता है, तो इसको सरल करके दिया जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना पड़ा जाके? 30 पड़ा जाके। इसमें 30 से, इसमें 30 से, इसमें 30 से गुणा कीजिए, क्योंकि नीचे वाले पद हटाने हैं। तो इसमें आएगा 15, इसमें आएगा 10, इसमें आएगा 6, याद आएगा। ये बिल्कुल कठिन नहीं, हम समझाएंगे आगे आपको। तो इस प्रकार से विलोमानुपात मतलब उसका उल्टा अनुपात किया जाता है, अंश को हर में और हर को अंश में। बात समझ गए? हाँ, 2 पद हैं तो आपस में चेंज कर दीजिए, लेकिन असली बात को सदैव ध्यान रखना। ठीक, अगला और कुछ है? हाँ, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है समानुपात। अगर ये कहा जाए ये कोई ऐसे कोई टर्म है ए बी सी डी, ए बी सी डी,
ये समानुपात में है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 4 पद हैं तो इन 2 पदों का अनुपात इन 2 पदों के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम बड़ी अच्छे से समझेंगे अभी, लेकिन थोड़ा भी समझो। तो समानुपात का मतलब है 2 पदों का अनुपात इन 2 पदों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। इसको आप समानुपात का निशान भी लगा सकते हैं। समानुपात का तो ये मतलब, एक और शब्द है क्रमिक समानुपात। क्रमिक समानुपात क्या है? क्रमिक समानुपात क्या है? अगर कोई इतने पद हो, 1 2 3 पद है, अब ये बोला जाए कि ये क्रमिक समानुपात में है, तो इसका मतलब क्या है? अब इसमें आप कैसे बनाओगे? 4 थे तब तो बना दिया 2 2 को लेके, अब तो 3 है, अब कैसे बनाओगे? तो इनको जब बोला जाए ये क्रमिक समानुपात में है तो इनके 2 पद पहले लिए जाते हैं, 2 पद बाद में, अर्थात A अनुपात B एक साल ले लिए, जो बीच में है दोनों में लिया जाएगा, और दूसरे में B अनुपात C, ये दोनों क्या होंगे? समानुपात में होंगे। तो समानुपात का निशान लगा सकते हो या बराबर का निशान लगा सकते हो। बात समझ गए? तो समानुपात क्या है और ये क्या क्रमिक समानुपात क्या है? वही है, इसमें कोई 3 पद होंगे तो बीच वाले को 2 बार ले लिया जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हां, अब हम जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो छोटी छोटी बातें बता दिए, अब आपको जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके संदर्भ में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर कोई A B C D ये कोई 4 पद है, ये एक समान अनुपात में है, या बोला गया एक अनुपात में है, या समान अनुपात में है, या क्रमिक अनुपात में है, जब 3 होंगे ये सब बोलेगा। तो इसका मतलब मैंने अभी बताया, अब इसको विस्तार से समझो। इनका पहले नाम समझो, इसको कहते हैं प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती इसको कहते हैं द्वितीयानुपाती, क्योंकि ये दूसरे स्थान पर है। द्वितीयानुपाती आप समझ गए होंगे, इसको आप बोलेंगे तृतीयानुपाती, और इसको बोलेंगे चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इस प्रकार से इनके नाम है। नाम में जानना आवश्यक है, वो अभी दे देगा, कहेगा प्रथमानुपाती बताओ, तो आपको जानना होगा। तो ये इस प्रकार से नाम होते हैं उनके स्थान के अनुसार। अगर कोई A B C इतने ही पद हैं, 3 ही पद हैं, इसमें क्या नाम होगा? बेशक इसका प्रथमानुपाती होगा, इसका द्वितीयानुपाती होगा, इसका तो तृतीयानुपाती होगा, लेकिन इसका एक और नाम होता है इसकी स्थिति के अनुसार, क्योंकि यहां ये बीचों बीच में है, इसलिए इसे मध्यानुपाती कहते हैं। मध्यानुपाती भी कहते हैं, ये बड़ा फेमस है, ज्यादातर मध्यानुपाती बोलता है, लेकिन जब ये 3 टर्म होंगे तभी तो बीचों बीच में होगा। तो जब 3 टर्म होंगे तो ये मध्यानुपाती इसका होता है, तो द्वितीयानुपाती भी इसका नाम यहां होता है और मध्यानुपाती भी होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आपको माध्यम से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी समझा रहे हैं, और उसमें आप और भी चीजें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 25 का मध्यानुपाती, आप सोचिए, इसकी भाषा को आपको समझना है। 9 और 25 का मध्यानुपाती मतलब 9 और 25 के जो मध्य में स्थित है वही तो मध्यानुपाती हुआ, अर्थात, और ये कहा अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना है, मतलब समान अनुपात में है सब। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती मतलब ये मध्य, इसमें एक पद है, इसको ये ज्ञात करना चाहता है। मध्यानुपाती मतलब बीच में होगा, यही तो अर्थात यहां 3 टर्म है और इनका मध्यानुपाती बताना है। ये है, मैंने अभी आपको बताया था, फिर से एक बार बता दूं कि मैंने बताया था जब कोई एक ही अनुपात में कोई 4 पद होते हैं तो इसमें इनका अनुपात प्रथम 2 का अंतिम 2 के अनुपात के बराबर होता है, समानुपात भी कहते हैं। इसको एक तो आप मौखिक लगा सकते हो, वो भी बताएंगे, और दूसरे आप क्या कर सकते हो, आप सदैव जानते हो इसका मतलब होता है A/B और इसका मतलब होता है C/B, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, इसी प्रकार से जब कोई 3 पद होते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है, तो उसमें आपको करना होता है, हमने बताया था प्रथम 2 का अनुपात और अंतिम 2 के अनुपात के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो A/B बराबर B/C ऐसे निकल आएगा। आप कोई भी सूत्र नहीं याद करना, कोई भी सार्टिक नहीं याद करना, आपका ऐसे सवाल लग जाएंगे और आप इन पर थोड़ा धैर्य रखो, हर चीज मौखिक होगी। तो इसमें कहा 9 और 25 का मध्यानुपाती,
तो 9 और 25 का मध्यानुपाती मतलब इनके मध्य में है, अर्थात यहां है, तो इसको पता करना है। अब अगर 3 पद है तो मैंने आपको क्या बताया, इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात 9/x बराबर x/, इसका अनुपात लिखना चाहो लिख लो, वैसे डायरेक्ट ही लिखा करो, 9:x, ये रेशियो किसके बराबर होगा, x/25 के। अब क्या आएगा, इसको लिखोगे 9/x, इसको लिखोगे x/25। तो मेरे हिसाब से तो ये डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया करो, सबसे बढ़िया यहीं से लो, इसका अनुपात 9/x, इसका अनुपात x/25, डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या होगा, इसकी गुणा इसकी गुणा, तो x² बराबर 9 × 25, गुणा क्यों करेंगे, ऐसे वर्गमूल दिखता है। तो x का मान कितना होगा, इसका वर्गमूल x हुआ, इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल कितना 5, तो x बराबर कितना 15। बात समझ गए। तो बड़ा आसान है, जब भी आपके सामने ऐसे मध्यानुपाती प्रथमानुपाती सवाल आए तो अनुपात को ऐसे लिख लो, सवाल तुरंत लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। अब देखिए दो ही संख्याएं फिर दी हैं, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती मतलब अब ये यहां नहीं है, वो तीसरे स्थान वाला पूछ रहा है, तो अब इसको यहां रखो। अब इसको आपको बताना है, तृतीय अनुपाती बताना है। अब तृतीय अनुपाती अगर बताना है तो आपको क्या करना है, तीसरे स्थान पर रखना है। अब भी 3 पद है तो आप जानते हो इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा। आप जानते हो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते। भाई क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इसको 12/30 लिखोगे और इसको लिखोगे 13/x, तो अनुपात को हम बट्टे में भी तो लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप आदत बनाइए कि आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना है, तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 1 कम 2, 2 15 हम 30, तो x बराबर है 15 5 75। तो इसका जो तृतीय अनुपाती है वो कितना है, तृतीय अनुपाती इसका कितना है, तृतीय अनुपाती इसका 75। बात समझ गए होंगे आप। इसको 12 से 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और इसमें 2 बचा, 2 15, 15 5 75। अगला क्वेश्चन है 6 5 21 का चतुर्थानुपाती, 6 और 5 21 का चतुर्थानुपाती। अब इसमें यह चीज बहुत ध्यान रखना है, वो कौन सा अनुपाती पूछ रहा है। अगर चतुर्था पूछ रहा है तो x यहां रखोगे चतुर्थानुपाती। अगर वो यही संख्याएं दे 6 25 और 21 का प्रथमानुपाती तो यहां लिख दोगे, और अगर पूछे इतने का द्वितीयानुपाती तो उसकी एंट्री यहां करवा दोगे, तो उसके नाम के अनुसार उसकी एंट्री करवा देना। तो इसमें पूछा चतुर्थानुपाती, तो यानी कि चौथे स्थान पर होगा। अब ये एक अनुपात में तो है ही, अनुपात इनका निकालना है, तो आपको क्या दिया होगा कि अगर 4 है तब तो बंटवारा अच्छा होता है, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। अनुपात को हम 6/5 लिखेंगे और इसको 21/x लिखेंगे। बात समझ गए भाई। हमने अभी इसको लिखने का क्या ढंग बताया था, 6:5 बराबर 21/x, ऐसे तो बताया था। इसी चीज को हम बटे में लिख दिए। अब इसमें क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब x बराबर कितना आएगा, इसकी इधर गुणा कर दिए, 7 5 35 और 2 नीचे जाएगा, तो आपका 35/2 आप कह दीजिए, या कितना कह दीजिए 17.5। बात समझ गए। तो इसका चतुर्थानुपाती कितना हुआ, 17.5। तो बहुत आसान है, आप इन सब चीजों को बड़ी आसानी से कर लोगे। 8 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। 8 है एंड 5 है एंड 2.5 का। अब इसका बोला प्रथमानुपाती, मतलब इसको अब यहां पर इस स्थान वाले को आपको पता करना है। तो अब जानते हो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, तो x/8 बराबर इतना कितना 5/2.5। अब इससे आप काटो तो 2.5 या कम 2.5, 2.5 दूना 5 होता है। मैथ को समझो। तो x बराबर कितना आया, 8 दूनी 16 हो गया। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब कुछ आए हुए क्वेश्चंस आपको और करवा देते हैं, आप बात समझ जाएंगे। जैसे लिखा है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 0.8 और 0.2, इसका तृतीय अनुपाती या तीसरा समानुपाती कौन सा है। तीसरा समानुपाती मतलब x। अब उसने भले ही नहीं दिया कि ये एक अनुपात में है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया तीसरा समानुपाती तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इसने कह दिया कि ये तीनों समानुपात में।
बात समझ गए, क्वेश्चन में ही वो शब्द डाल दिया तीसरा समानुपाती बताइए, इसका मतलब है तीनों एक अनुपात में हैं। अगर 3 है तो इनका अनुपात इनके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो 0.8 बटे इतना एंड ऐसे, बात समझ गए। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो x से इसकी गुणा हो जाएगी और ये 0.2 और ये नीचे 4 जा सकता है। इसको आप हटाएं, चाहे जो कुछ करें, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर ला दीजिए। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, दशमलव लगाया 0.5, यही तो आएगा। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ गए ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 12 और 18 का तीसरा समानुपातिक ज्ञात कीजिए। जब ये समानुपातिक ज्ञात कीजिए मतलब ये अनुपात में है तीनों, अनुपात में है तीनों, तो कौन पूछता है, तीसरा। तो 12 18 तीसरा वाला यही तो होगा, और एक अनुपात में तो इनका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। तो 12 बटे 18 बराबर 18 बटे x, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यही तो 2 एक कम 2, 2 नाम 18, तो x बराबर 27। बात आप समझ चुके होंगे। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 12 16 18, इसका चौथा समानुपातिक ज्ञात कीजिए। अब चौथा समानुपातिक क्या होगा, चौथे स्थान पर होगा, अनुपात में है, तो यानी कि 12 बटे 16 एंड 18 बटे x। तो 6, अब इसको काटना है, तो 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 3 एक कम 3, 3 छक 18, x बराबर 6 चौक 24। बड़ी आसानी से हो गया। तो आप ये सब सवाल बड़ी आसानी से कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन बताते हैं, 1-2 क्वेश्चन में कुछ विशेष थोड़ा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये देखिए, थोड़ा अच्छा सवाल है। माध्य समानुपात 0.02 और 0.32, इसका माध्य समानुपात, माध्य समानुपात मतलब मध्यानुपाती, बीच वाला। और आपको इसकी जगह पर, माध्य समानुपात की जगह पर कहीं तो औसत समानुपात बोल दिया जाता है, तब भी ये बीच वाला ही 3 होता है। तो भाई जब 3 होंगे तभी बीच में पड़ेगा। और उसने माध्य बोल दिया है, तो यहाँ x होगा। अब इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो 0.02 बटे x बराबर x बटे 0.32। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसकी गुणा कीजिए। तो x स्क्वायर बराबर आएगा 32 दूनी 64, ठीक। और दशमलव कितने के बाद, 0.4 के बाद। तो x बराबर इसका वर्गमूल क्या आएगा, 8, और 0.2 के बाद, तो ये आएगा x का मान 0.08। अब इसको थोड़ा मैं जिक्र कर दूं, हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो, बिल्कुल ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, और वो आप करने लगोगे। ऐसा होता है जब कभी 3 पद होते तो इसके आधार पर एक सूत्र बना दिया जाता है, a अनुपात b अनुपात c। अब तो इसका अगर मध्यानुपात ये है, तो इसमें यही तो बनेगा a बटे b बराबर b बटे c। अब ये अगर बनेगा तो आप इसकी गुणा कीजिए, तो b स्क्वायर बराबर ac। तो इस प्रकार से अगर मध्यानुपात ज्ञात करना हो तो सूत्र बन गया कि b बराबर ac √2, सॉरी अंडर बना जाके, मतलब मध्यानुपात जो होता है, अब मैं समझा रहा हूं आपको, जो मध्यानुपात होता है ये अन्य 2 पदों के वर्गमूल के बराबर होता है। बिल्कुल आप इसको यूज कीजिएगा, लेकिन उसको जानना जरूरी है, इसीलिए इतनी देर तक नहीं बताया। तो अगर कोई 3 पद हो, उसमें मध्यानुपात बताना हो, तो उसके बीच वाला मतलब पद बताना है, तो इनके, आपने देखा ये कैसे आया, तो इनके वर्गमूल के बराबर मध्यानुपात होता है। तो आप ऐसे मौखिक कर सकते थे, इसका वर्गमूल क्या होगा और इसका वर्गमूल क्या होगा। अब आपकी मर्जी, चाहे गुणा करके बाद में वर्गमूल निकालो या तो पहले निकालो। तो इसमें गुणा करते हैं तो 64 का वर्गमूल 8, और इनके गुणनफल में 0.4 के बाद होगा, तो वर्गमूल में 2 के बाद होगा। तो इसका क्या होगा, मध्यानुपाती इतना होगा। तो आप मध्यानुपाती मौखिक निकाल सकते हैं बेशक, लेकिन मेन चीज याद होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे छोटी छोटी चीजें अपने आप याद रह जाएंगी। अगला सवाल है 8 और 18 का मध्यानुपाती, 8 और 18 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब बीच वाला पद। आपको अगर ज्यादा प्रैक्टिस की है तो आपको पता है कि इसका क्या, इनका दोनों का वर्गमूल, क्योंकि मध्यानुपात क्या होता है, b बराबर होता है √ab। तो इसको आप जब निकालोगे तो अब ऐसे क्या होगा, 8, अब इसको अगर सोचो,
अगर मौखिक जो बच्चे सोच सकते तो इसको सोचो 9 और 2 के रूप में, इसको 8 तो 2 इसके साथ ले जाओ, ये बना 16, ये बना 9, तो 16 का 4 और 9 का 3 कितना आएगा 12। तो वर्गमूल कितना आएगा दोनों के गुणनफल का 12। आप इनके पहले गुणा कर सकते थे, 18 8 144 होता है। अब मुझे नहीं पता, मैंने हिसाब से बता दिया, 18 8 144 होता है। अब 144 होता है तो उसका वर्गमूल क्या आएगा 12 आएगा। बात समझ रहा है ना। और अगर ये कुछ ना पता हो तो वैसे ऊपर नीचे कैसे, इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। अब इसमें एक सवाल और पूछा है आपसे, ऐसे पूछा 2.6 1.3 और यक्स समानुपात में है ऐसे बोला है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब समानुपात में है तो इनका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, अर्थात x तीसरे स्थान पर इसमें दिया है तो इसमें क्या होगा 2.6 बटे 1.3 और इसमें क्या होगा 1.3 बटे यक्स। इसको अगर काटो तो ये 2 आएगा, तो यक्स बराबर कितना आएगा 1.3 बटे 2। ऑप्शन में कितना है, इस आपका है 0.665। मैं सामने लैपटॉप रखा उससे देख रहा हूं ऑप्शन, चूंकि ये तो सब बाद में लगाया जाता है, तो 0.65 हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी आसानी से चीजें हो जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन, इसमें कहा 18x72, वही क्रमागत अनुपात इसमें बोल दिया। एक क्रमागत अनुपात में उसका मतलब समानुपात ही है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आप चाहे अनुपात से कर लो, चाहे आपको अगर याद हो चुका हो कि मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है तो उससे कर लो। तो इसका वर्गमूल कितना बचेगा 9, इसका इसके साथ देखो, या तो इसमें का 36 का 2 इसके साथ लाओ तो ये भी 36 दिखेगा, ये भी 36 दिखेगा, वर्गमूल 36 दिखेगा, तो उत्तर तो दिखता है। तो आप ऐसे कर लो। हाँ, लेकिन सूत्र में अगर इस स्तर पर हो तो उससे वही बढ़िया है कि आप देख रहे हो कि x बराबर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे 18 × 72, तो इससे क्या होगा, इससे ना तो कभी उन्नति होगी, इससे कभी उन्नति नहीं होने, तो उससे ही करो, क्योंकि वो स्तर मौखिक लगाओ तब यूज करो, ठीक है वो चीज। तो अब 18 बटे x ऐसे लगा लीजिए, x बटे 72 ऐसे लगा, बात वही सब आएगी। तो x² बराबर 18 × 72। अब x इसका वर्गमूल कितना होता है, 18 का तो हमें नहीं पता, 9 × 2 इसको देखिए, 36 × 2, तो 9, या तो 36 × 2 का 2 इसमें मिला दीजिए, तो ये भी 36, ये भी 36, और 36 36 जो दो बार तो वर्गमूल कितना आएगा 36। तो ये सब बातें हैं। अब जो एकदम प्रारंभिक स्तर पर बच्चे होते हैं, अगर उनको इसमें कोई जटिलता लगे तो इसके लिए धैर्य रखें, ये सब चीजें धीरे धीरे आएंगी। और गणित में हार मानने का यह भी एक कारण होता है कि बच्चा सोचता है मेरा सवाल नहीं लग रहा, अब एक साथ सब कुछ नहीं आएगा, तो वो कमजोरी अलग कमजोरी, वो धीरे धीरे दूर होगी, गुणा भाग वर्गमूल ये सब। लेकिन इसको आप मेन रूप से समझिए, आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल हतोत्साहित ना हो। तो आप सब बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगला सवाल, हाँ, जो मैंने औसत की बात कही थी, देखिए लिखा है 4 और 64 अनुपातिक औसत कितना होगा। पूछा अनुपातिक औसत कितना होगा, वही बात पूछी है, 4 और 64 का अनुपातिक औसत कितना होगा, मतलब इसका मध्यानुपाती, माध्य अनुपाती, एक ही बात सब है। तो अनुपातिक औसत मतलब मध्य वाला पूछ रहा, ये 4 और 64 का अनुपातिक औसत। अब इसके लिए मध्य वाले के लिए तो आप बहुत चीजें जानते हो, एक तो डायरेक्ट जानते हो कि जो मध्यानुपात होता है वो क्या होता है, इसका वर्गमूल इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 8, तो कितना हो गया 16। तो इसका अनुपातिक औसत कितना होगा। लेकिन अगर ये शब्द ना आए तो हम भी अगर ध्यान ना दें तो हम भी सोचेंगे अनुपातिक औसत क्या है। अनुपातिक औसत है मतलब इस अनुपात का मध्यानुपात। आप ऐसे मौखिक लगा सकते हैं या आप वही ऐसे कर लेना, इसका अनुपात और इसके अनुपात के क्या होगा बराबर, इससे भी लग जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब अगला सवाल, इसमें थोड़ा देखिएगा, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके। एक मध्यानुपात का सूत्र होता है, ऐसे ही एक तृतीय अनुपात का सूत्र होता है। अब क्वेश्चन भी देखिए, आपको भ्रमित कर रहा है। मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 19 के बीच मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसने कहा मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके
8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात, 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 इसका मान कितना होगा आप सोचिए। 8/20 बराबर 20/x, 4 दूनी 8, 4 पंचे 2, 10, तो x बराबर कितना आया 50। इसका तो ये आया तृतीय अनुपात। और 4 और 9 का मध्यानुपात, 4 और 9 का मध्यानुपात x, आप इसको वर्गमूल से भी देख लीजिए तो मध्यानुपात कितना आएगा इसमें, इसका वर्गमूल तो 2 और 3 6। अब इसमें कहा इसमें अनुपात कितना होगा, तो अनुपात क्या होगा, इसमें और इसमें पूछा क्या अनुपात होगा, तो 50/6। तो इसको सरल करोगे तो 2 तियां और 2 25, तो क्या आएगा 25/6। बात समझ गए। उसने कहा मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती के सूत्र का उपयोग करेंगे। अब सूत्र को जरूरी थोड़ा, हमें कॉन्सेप्ट आता, कॉन्सेप्ट से करेंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो उसने कहा 8 और 20 का तृतीय अनुपाती निकालिए, तो 8 और 20 का तृतीय अनुपाती यहां होगा, इसका मान निकाला 50 आया। और कहा 4 और 9 का मध्यानुपाती निकालिए, तो मध्यानुपाती यहां होगा, इसका मान निकाला 6। अब कहा इस तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती के बीच क्या अनुपात होगा, तो 25/3 का होगा, सॉरी कितना होगा 3 का। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपके लग गए, तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को समझते हुए आपने छोटी छोटी बातों को सीखा कि मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, प्रथमानुपाती क्या होता है, और उसके नाम के अनुसार ही उसके स्थान को फिक्स किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, और इसके पहले जो आपने वो छोटे छोटे चीज़ें सीखी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अगली क्लास और ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे, और हम धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। बस औपचारिक क्लासें लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, अब एंट्री कल से विधिवत हो जाएगी, तो उसको बहुत ठीक से समझिए। और अगर किसी बच्चे ने सेक्शन ए से नहीं शुरुआत करके आज इस वीडियो को देख रहा है, तो बिल्कुल इस वीडियो को देख चुकी अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले सेक्शन ए में जाके सभी वीडियो देखिए, फिर इसके पहले का वीडियो देखिए, उस सीरियल में चलना अति आवश्यक है। तो आप सभी अच्छी मेहनत करते रहिए, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। आप मैथ को फील करेंगे, फीलिंग आएगी आपको मैथ को, हाँ ऐसे ही होना है। मैं बोलता हूं कि आप इसको मौखिक लगाएंगे मैथ को, तो बिल्कुल लगाएंगे। तो आप उत्साह के साथ आगे बढ़िए। आपका सौभाग्य कि आप भ्रमित होने से बचे हैं, आप सही जगह पर हैं। और बिल्कुल दिमाग में एक भी बच्चा ये ना सोचे कि लाइव क्लास में या कुछ ऐसा कुछ होता है। बेटा एक बात है कि टीचर का जो कॉन्सेप्ट है, टीचर की जो टीचिंग स्किल है वो महत्वपूर्ण है, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन और ऐसे वीडियो ऑफलाइन होने से इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैंने इसको पिछले वीडियो में बोला भी था, ऑनलाइन सिर्फ एक फैशन चला है, बच्चों को अपनी तरफ खींचने का एक माध्यम हो सकता है वो, कि क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा इतना समझ नहीं पाते हैं। मैंने बताया मेन गुणवत्ता होती है। अब लाइव क्लास में क्या होता है, अगर 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार पढ़ते हैं बच्चे किसी में, तो क्या वो 50 बच्चों को भी मैनेज कर सकता है? क्या उनसे वो संवाद स्थापित कर सकता है? नहीं, सिर्फ वो कुछ बच्चों का नाम ले लेता है, हाँ भाई इन्होंने ये कहा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो इसमें थोड़ा भ्रम में आ जाते हैं, और वो हम आपको हर स्टेप पर समझाते हैं, तो ये भी समझा रहे हैं। आप मेन रूप से गुणवत्ता को महत्व दीजिए, और धीरे धीरे आप इसमें एंट्री कर रहे हैं। जो बातें सीखेंगे आपको इसका महत्व पता चल जाएगा। मैं जो बताता रहता हूँ कि ये चीज़ इसलिए सीखनी चाहिए, जैसे ये अनुपात सीख रहे तो क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अनुपात की भाषा को समझ सके। आप पूरी मैथ में अनुपात की भाषा का यूज करने, गणितीय भाषा को कैसे समझोगे, उसके लिए इसको समझना जरूरी है। हाँ, बाद में गणित में यह भी हुआ कि ये आप वास्तव में समझ तो रहे थे उसकी भाषा को, लेकिन इस पर भी छोटे छोटे सवाल दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो उसको भी लगाना है, तो वो भी इसमें लगते हैं। बात समझ रहे हैं? तो बहुत मेहनत कीजिए। मेरा जो मिशन है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता आपको दूंगा और निःशुल्क पूर्णतया दूंगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता निःशुल्क शिक्षा का जो मेरा मिशन है, इसमें आप भी सहभागी बनिए। ज़्यादा से ज़्यादा
आपके जितने भी जानने वाले बच्चे हैं उनको सबको मैसेज कीजिए, सबको ये शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि मैं हर समय नहीं कह पाता हूँ। आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं महसूस करनी है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, अगर मुझसे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कहीं दूसरी जगह लगे तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये सही चीज लग रही है, तो ये चीज बहुत से बच्चों को क्यों ना मिले, क्योंकि मुझे तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं उसी स्थिति में तो मेहनत कर पाऊंगा जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। आपकी भी एक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति की, वो जहां बैठा है, जिस स्तर पर है, वहां उसकी जिम्मेदारी है। तो आपकी जिम्मेदारी कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें, क्योंकि अभी तक मैथ को ऐसे रखा गया कि वो जटिल रूप के विषय में उसकी छवि बन गई। मैं उसे सरलतम विषय में बदल दूंगा, आपसे मैं इसका वादा करता हूं। बहुत से बच्चे इसको समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं बहुत से बच्चे, कि जो मैं कहता हूं उससे ज्यादा चीज इसमें है। मैं उतना चीजें कह नहीं सकता, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अभी एंट्री तो होने दीजिए। जैसे जैसे आप अनुपात को समझ जाओगे, भिन्न को समझ जाओगे, सवाल तो ऐसे ही लगेंगे, उत्तर सीधे दिखेगा आपको। तो बस आज इतना ही। अगली क्लास इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।